अब तक हम लोग जो है इस बात से परिचित हैं कि जो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है, ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने बताया कि जब भी कहीं पर आवेश गतिमान होता है अर्थात करंट फ्लो होती है, तो उस स्थिति में उसके चारों तरफ, किसी कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यानी गतिमान आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरी चीज, हम लोग इस बात से भी परिचित हैं कि परिवर्तनशील अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो वो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, माइकल फैराडे का नियम। दो नियम से हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। पहला ऑरेस्टेड का नियम। ऑरेस्टेड का नियम जो है उसने बताया कि गतिमान आवेश कहीं पर भी, अगर कहीं पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिमान आवेश हो रहा है, मतलब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित हो रहा है, तो उस जगह पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। और कहीं पर अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित कर रहे हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है, तो उस स्थिति में क्या होगा, आप वहां पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और उसके कारण एक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये फैराडे ने बताया। उसके बाद में जो है एक व्यक्ति और थे, एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर ने क्या कहा, एम्पियर ने कहा कि अगर कहीं पर कोई क्लोज्ड लूप है, यानी कोई बंद परिपथ के लिए, किसी बंद परिपथ के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है, उस क्षेत्र से होकर के गुजरने वाली नेट धारा का एप्सिलॉन म्यू नॉट गुना होता है, ऐसा उन्होंने कहा। यानी एम्पियर ने जो एक नियम दिया, एम्पियर ने एक नियम दिया, और वो नियम क्या था कि कहीं पर भी आप चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू पता कर सकते हो अगर आपके पास कोई क्लोज्ड लूप है। ध्यान से इस बात को समझिए, क्लोज्ड लूप का मतलब क्या है कि आपके पास कोई ऐसे जो है एरिया है और उस एरिया से कितना करंट होकर जा रही है, अगर वो ये चीज आपके पास है, तो उस स्थिति में आप उसके चारों तरफ, उस लूप पर या उस क्षेत्र पर आप क्या कर सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने किया क्या, उन्होंने कहा किसी भी क्लोज लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसलिए हम यहां पर ले रहे हैं वेक्टर dl, और ये बराबर होता है उस क्षेत्र से घिरी कुल धारा का या नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। कितना आसान है ना इस तरह से। अब आप देखिए, एम्पियर ने ये चीज कही, तो यानी विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट वेयर ए चार्ज मूविंग और करंट फ्लोइंग थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि अगर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसमें आप एम्पियर के सर्किटल लॉ की मदद ले सकते हो, यानी एम्पियर के पंचपथीय नियम का मदद ले सकते हो। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद में आ गए मैक्सवेल। मैक्सवेल ने सोचा कि अगर जो है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात मैक्सवेल ने फैराडे का उल्टा सोचा। फैराडे ने क्या सोचा कि अगर कहीं पर परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां पर क्या उत्पन्न हो सकता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। तो मैक्सवेल ने इसका उल्टा सोचा कि अगर कहीं पर परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र हो तो वहां पर क्या उत्पन्न हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए या होगा, उन्होंने ऐसा कहा। तो फिर उसके लिए उन्होंने फिर जो है बहुत सारी चीजें की, एक्सपेरिमेंट किए, और उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को या उन्होंने जो चीजें की उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे क्या है कि एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ जो है आपको ये बताता है कि किसी भी बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो अगर वहां पर आप एक क्लोज्ड लूप ले लो, एक क्लोज्ड लूप ले लो, और उस लूप से होकर के अगर नेट धारा प्रवाहित हो रही है तो आप वहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो। अब देखिए, हम लोग जो है यहाँ पर एक सिंपल सा एक सर्किट डायग्राम लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखिए, यहाँ इसको मैंने क्या किया, बैटरी से इसको कनेक्ट किया, ये प्लस और ये माइनस है, और यहाँ पर ये चीज है, और बस इतना ही चीज है, मतलब 2 पॉइंट हमने लिए हुए हैं। हम कह देते हैं यहाँ पर P पॉइंट है, और यहाँ पर भी कोई ऐसे पॉइंट कह देते हैं, मान लो Q कह देते हैं। अब अगर हम आपसे कहें कि इसको मैंने ये है क्या चीज, ये आपका संधारित्र है, सर्किट है, यानी C है आपका, सॉरी कैपेसिटेंस है, यानी संधारित्र है। तो संधारित्र में जो है हमने क्या किया है, इसको संधारित्र को इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। सिंपल सा आप इसको समझिए ऐसे। और उसके बाद में अगर हम एम्पियर के परिपथीय नियम, जैसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे क्या होगा, करंट फ्लो शुरू हो जाएगा।
करंट फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। भले ये कैपेसिटर है लेकिन ये कैपेसिटर पहले क्या होगा, चार्ज होगा। कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। यहाँ पर भी जैसे सर्किट को हमने यहाँ पे कुंजी प्रेस करेंगे, ये करंट इसमें इस तरह से कुछ इस तरह से फ्लो करना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो अब फिर आप देखिए यहाँ पर अगर हम विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो क्या हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो हो रही तो बिल्कुल यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा। हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। अंगूठे को क्या करेंगे, धारा की दिशा में रखेंगे और अपने उंगलियों को या पंजों को ऐसे घुमाएंगे तो जो डायरेक्शन हमको मिल रही है वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। और उस चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में जो है हम इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका परिमाण भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस स्थिति के लिए हम एक इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं ऐसे कुछ इस तरह से। इस एरिया देखिए ये बहुत मायने रखता है। आप लूप ले लोगे लेकिन लूप ले करके कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा पाओ। मतलब आप ऐसे मत समझो कि ऐसे रिंग है, ऐसे रिंग नहीं है आपका, जो है यहाँ पर रिंग नहीं है आपका, कुछ इस तरह से है। ये प्लेट है हमारे पास, ये प्लेट देख रहे हैं, इस प्लेट से इस देखिए ये जो मैंने आपका एरिया लिया हुआ है, जैसे हमें पॉइंट पी पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र फाइंड आउट करना है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र को निकालने के लिए हम इसको ये जैसे अगर हम गोला यहाँ पे कर देते हैं तो इसका मतलब ये हो जैसे टायर नहीं होता है, मतलब टोराइड जैसे होता है। तो टोराइड में क्या होता है कि बीच में कुछ भी नहीं होता है, इस तरह से नहीं होता, मतलब ये चीज नहीं होती है। समझ रहे हो ना, बीच में क्या होता है, वहां पे खाली होता है। तो अगर हम उसमें करंट, उस स्थिति में करंट रहेगा तो करंट का जो इंक्लोज होगा वो आपका ये आई नहीं होगा। यहां से देखो इस समय क्या हो रहा है कि करंट आई इसमें सप्लाई हो रही है और हमने एक एरिया ले लिया है बिंदु P से होकर के जाने वाला, क्योंकि हमें P पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे इस क्षेत्र से होकर के कितनी धारा इधर जा रही है। तो हम देख रहे हैं भैया आई धारा जा रही है, और ऐसे हो करके कहना उचित नहीं होगा। हम यहां से कहते हैं कि कितनी धारा इसको छेद कर जा रही है। तो जैसे आप इसकी जगह पे इमेजिन करिए थोड़ा सा कि मैंने ये प्लेट रख दिया है। अब इस प्लेट से होकर के कितनी धारा छेद कर इसको जा रही है, क्योंकि ये धारा छेदेगी तभी तो इधर निकलेगी। तो इस तरह से आई धारा इस मतलब प्लेट को छेद करके बाहर की तरफ निकलेगी। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, क्योंकि हमने कहा कि एक क्षेत्र होना चाहिए हमारे पास, उस क्षेत्र से होकर के कितनी नेट धारा जा रही, तो आई धारा जा रही। तो ये अपना पास तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, और उसके बाद में इधर हम देखें तो ये अपना पोर्शन क्या हो जाएगा, बी, और आपका ये डीएल हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। अब देखिए पूरे इसकी ये सर्कुलर है, वृत्ताकार है, तो इसका परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। यानी यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमको मिल जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। समझ रहे हो ना। तो यानी हमने यहां पर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड आउट किया और वो कितना आया, हमको बिंदु पी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र मिला, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब एम्पियर ने जो सर्किटल लॉ दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि लूप कैसा भी हो, वो लूप के आकार का निर्भर नहीं करता कि लूप किस, बस ये होना चाहिए कि एक जो आपका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र का शेप कैसा भी हो, आकार कैसा भी हो, चुंबकीय क्षेत्र में से होकर के उधर से होकर के करंट गुजरनी चाहिए, धारा उधर क्रॉस करनी चाहिए, धारा उसको छेदनी चाहिए। अब थोड़ा इमेजिन करो कि अगर हम कुछ यहाँ पर जो मैंने ये चीज ली हुई थी, ये चीज लिया था, एक प्लेट लिया था इस तरह से, वो नहीं है। यहाँ पर हम इस तरह से कोई इमेजिन करें कि जैसे ये हमारे पास है, ये लोटा है, ठीक है, लोटा है। अब हम ये थोड़ा हमारा बड़ा बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आप इमेजिन करो तो हम चीजों को बेहतर समझा सकते हैं। इमेजिन ये आपको करना है कि ये जो पूरी प्लेट है, ये पूरी जो प्लेट है, इस प्लेट को आप समझिए कि ये छोटा हो गया, लोटा आपका बड़ा हो गया है और इसी में जाकर के ये घुस गया है। ये प्लेट क्या है, पूरा का पूरा इसी में घुस गया है अंदर, और ये यहां पर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर हम यही लोटा ड्रा करते हैं, किस पॉइंट से होकर जाने वाला है, यहाँ पे आप देखिए, ये लोटे की क्या है, आप ऐसे इमेजिन करिए थोड़ा सा, कुछ इस तरह से, है ना। ये आपका लोटा है इस तरह से, और ये लोटे की तली है। अब ध्यान दीजिएगा, ये लोटे की तली है और ये क्या है, अब क्या यहाँ पर क्षेत्र रहेगा, यहाँ तो उस तरह से हो गया, किस तरह से भैया, यहाँ पर आपका हो गया ये वाला क्षेत्र, मतलब यहाँ पर कोई क्षेत्र नहीं, यहाँ पर धारा छेदेगी क्या,
क्या धारा यहाँ पर छेदेगी? जैसे धारा आएगी तो क्या यहाँ किसी चीज से टकराएगी? जैसा कि यहाँ हो रहा था, यहाँ पर जैसा हो रहा था, धारा अगर इधर से आ रही तो ये देखो धारा आकर के यहाँ टकराई, क्योंकि यहाँ कुछ अवरोध है इसके सामने। क्या ऐसा कोई क्षेत्र इस केस में होगा? इस केस में क्या होगा? यहाँ पर होगा, क्योंकि इसका मुंह जो है यही है, ये लोटे का मुंह है और ये लोटे की तली है। तो अब आप बताइए, क्या यहाँ पर कोई धारा इंक्लोज्ड हो रही है? इस पथ पर कोई धारा इंक्लोज हो रही है? नहीं हो रही है। यहाँ पर कोई ऐसा क्षेत्र है ही नहीं जिसको धारा छेदे। हाँ, अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर धारा छेद रही है, यहाँ पर धारा छेद रही है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि आगे परिपथ ही नहीं है। परिपथ तो यहीं तक है, सारा का सारा चार्ज आकर के यहाँ पर जमा हो जा रहा है। जैसे यहाँ से प्लस चार्ज निकला तो प्लस चार्ज आकर के यहाँ जमा हो जा रहा है। इधर क्या हो रहा है? माइनस चार्ज यहाँ पर जमा हो रहा है, इधर आपका माइनस चार्ज जमा होता जा रहा है। तो यहाँ पर तो कोई करंट जा ही नहीं रही है अंदर। तो इस स्थिति में अगर हम यहाँ पर देखें और इस स्थिति में, मतलब इस शेप के लिए, इस आकृति के लिए, कौन से आकृति के लिए? ये लोटे वाली आकृति के लिए। भाई सरफेस आप कैसा भी मान सकते हो। मैंने पहले प्लेट सरफेस लिया तो मैंने यहाँ पर करंट निकाला, सॉरी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकाली पी पर, जो हमको प्राप्त हुई कितनी? B बराबर म्यू नॉट I अपन 2πr यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब वही चीज हम क्या कर रहे हैं? हम शेप को बदल दिए। इस जो एरिया था उसको हमने बदल दिया, उसको इसको हटा करके हमने एरिया कुछ इस तरह से ले लिया है। और एरिया, एम्पियर ने कहा था पहले कि आप एरिया कैसा भी ले सकते हो, किसी प्रकार का शेप का एरिया ले सकते हो, तो मैंने इस तरह का ले लिया। अब ये क्या है कि ये पूरी जो प्लेट है इसके अंदर घुसी हुई है, और ये जो इसका रिम है, जिसको रिम बोलते हैं, इसका जो मुंह है वो आपका उसी बिंदु से होकर जा रहा है। कहां से? बिंदु P से होकर जा रहा है। और अब हम निकाले अगर चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर, तो देखते हैं कितना आना चाहिए। तो अब आप देखिए, एम्पियर का सर्किटल लॉ हम यहाँ पर लगाएंगे। क्या यहाँ पर कोई धारा छेद रही थी? क्या यहाँ पर कोई धारा छेद रही है? क्योंकि यहाँ पर तो कुछ क्षेत्र है ही नहीं, क्योंकि ये इसका मुंह है, मुंह खाली होता है लोटे में, है? तो धारा यहाँ छेदेगी, क्योंकि यहाँ तली है ना? यहाँ धारा छेदेगी, लेकिन यहाँ तो धारा जा ही नहीं रही है। क्या यहाँ धारा जा रही? तो कोई धारा दिखाई पड़ रही है? नहीं दिखाई पड़ रही है। अब उस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा? यही जब नियम लगाएंगे तो आप देखिए, I बराबर चूंकि 0 है ना? I बराबर दूसरे केस के लिए क्या हो जाएगा? I बराबर आपका 0, कोई करंट ही नहीं जा रही है, कोई करंट इस छेद नहीं रही है, यहाँ पे कोई करंट छेद नहीं रही है। और उस स्थिति में अगर कोई करंट छेद नहीं रही है तो आप यहाँ पर देखिए, इस वाले को अगर देखेंगे तो B डॉट dl बराबर आपको क्या मिल जाएगा? ये पूरा का पूरा 0 मिल जाएगा। फाइनली B बराबर क्या मिल गया? 0 मिल गया। एक ही पार्टिकुलर पॉइंट के लिए, मतलब मैंने अभी यहीं पर निकाला है चुंबकीय क्षेत्र, यहीं पर मैंने चुंबकीय क्षेत्र निकाला है P पर ही। एक बार मैं कह रहा हूं B बराबर 0 और एक बार मैं कह रहा हूं B बराबर म्यू नॉट I अपन 2πr। ये है एम्पियर के नियम का विरोधाभास, अर्थात एम्पियर का नियम यहाँ पर फेल हो जाता है। आपके एम्पियर का नियम यहाँ पर सही ढंग से लागू नहीं होता है। लेकिन ये कह देना कि एम्पियर का नियम गलत है, ये उचित नहीं होगा। एम्पियर का नियम मॉडिफाई करने की जरूरत है। एम्पियर के नियम में कोई पद छूट गया है, और जो पद छूट गया है उसको सुधारने के लिए कौन आ रहा है? मैक्सवेल। बात समझ में आई भैया? तो अब मैक्सवेल ने ये सब उन्हीं के दिमाग की उपज थी, समझ रहे हो भैया? अब उन्होंने क्या कहा भैया ऐसा है, यहाँ पर जो चीजें आपको ये दिखाई पड़ रही हैं, ये वास्तव में ऐसा नहीं है कि एम्पियर का नियम गलत हो रहा है, या एक ही बिंदु पर दो तरह का चीजें हो रही हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं B शून्य है, मैंने आपको करके दिखाया B शून्य कैसे है, और मैंने आपको ये भी करके दिखाया कि B बराबर कैसे ये है। तो दोनों चीजें एक ही बिंदु के लिए ऐसा इम्पॉसिबल है। यहाँ पर एम्पियर का नियम जो है आपका फेल हो जाता है। लेकिन मैक्सवेल ने क्या कहा कि मैक्सवेल ने कहा कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, करंट नहीं फ्लो हो रहा है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, लेकिन एक अलग तरह का करंट फ्लो हो रहा है। और वो करंट जो है, चूंकि इस करंट को विस्थापित करके आ रही है, वो करंट जो यहाँ पर फ्लो हो रही है अंदर, वो करंट इस करंट को विस्थापित करके आ रही है, इसलिए उस करंट को नाम दिया गया विस्थापन करंट, या आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट करंट कहा गया, आईडी कहा गया। तो कहा उन्होंने क्या कहा कि यहाँ अपने पास जो ये वैल्यू होती है इस चीज की B डॉट dl, और इसके लिए देखो उन्होंने किया क्या चीज, इसके लिए उन्होंने कहा कि हम जानते हैं, जैसे देखो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, अगर हम देखें गॉस के नियम से डायरेक्ट, देखिए गॉस का नियम अगर हम देखें तो फाई E बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है।
और Q बराबर अपने पास हो जाएगा फाई ई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, हम जानते हैं करंट, यानी करंट I बराबर क्या होता है, dQ बाई dt, आवेश परिवर्तन की दर। ठीक है, तो इस तरह से Q की जगह पे हम ये वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अपने पास हो जाएगा ddT ऑफ फाई ई और एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आप फाई ई को हम इधर ये एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हमको मिल जाता है, सॉरी यहाँ पे I बराबर हमको मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम डी फाई ई अपॉन dt। और यही जो करंट है, यही करंट क्या है, वो यहां पर फ्लो होने वाली करंट है, और इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी विस्थापन धारा। समझ रहे हो? और इस विस्थापन धारा मतलब जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, वो अपूर्ण जो था वो आपका क्या हो जाता है, वो यहां पर पूर्ण हो जाएगा। ये आपका आईडी है। तो कहने का मतलब है, अगर खाली ये कह दिया जाए कि जो एम्पियर के अकॉर्डिंग, ये नियम के अनुसार, कि किसी भी क्लोज लूप से घिरा हुआ जो मतलब किसी क्लोज लूप के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है, वो उस क्षेत्र से घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ये उचित नहीं होगा। वहां पर हम क्या कहेंगे कि कंडक्टिंग करंट। अच्छा, कंडक्टिंग करंट जान लेते हैं। जैसे जो वास्तव में हम देख रहे हैं कि यहां से यहां तक चार्ज का फ्लो हो रहा है, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, और यहां पर मैं किसी चार्ज को नहीं देख पा रहा हूं, यहां पर कोई चार्ज मुझको नहीं दिख रहा है। तो जो चार्ज के कारण करंट फ्लो हो रही है उसको हम कंडक्टिंग करंट कहते हैं, उसको आईसी बोलते हैं। और जो बिना चार्ज के फ्लो के कारण फ्लो हो रहा है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट यहां पर समझते हैं कि यहां पर वास्तव में हुआ क्या, यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे आ गई जबकि यहां पर कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा हो। लेकिन अब ध्यान से समझो भैया, यहां पर क्या हो रहा है, जब मैंने कैपेसिटर को प्रारंभ में बैटरी से कनेक्ट किया, सबसे पहले क्या होगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आसानी से समझिए यार, एकदम आसान है, थोड़ा सा एक दो बार देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। जैसे बैटरी को मैंने सबसे पहले जब कैपेसिटर से कनेक्ट किया, तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और चार्ज ऐसे नहीं कि जैसे जोड़े फट से चार्ज हो गया, पहले चार्ज जाएगा। पहले मान लो यहाँ पर एक चार्ज जा रहा है, पहले ये एक प्लस गया, मतलब ये समय जल्दी जल्दी होगा, वो मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे चार्ज की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज जमा होता जाएगा समय के साथ, और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज जमा होता जाएगा, डेंसिटी उसकी बढ़ती जाएगी समय के साथ में। ठीक, तो मान लेते हैं प्रारंभ में एक चार्ज गया, तो देखो प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगी ना। अब यहाँ पर फिर आगे देखिए प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगी ना, लेकिन पहले से ज्यादा होगी क्योंकि चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। बिकॉज आपको पता है E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और यहीं से आप ये भी जानते हो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट Q अपान यहाँ पर क्या हो जाता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A हो जाता है। तो यानी जितना चार्ज उतने इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज डेंसिटी हम देख रहे हैं लगातार बढ़ती जा रही है समय के साथ में। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए भैया कि यहाँ पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, लगातार चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। और बढ़ने के साथ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो एक वोल्ट प्रति एक वोल्ट आप कह सकते हो कि 1 न्यूटन प्रति कूलम थी, उसके बाद में फिर 2 न्यूटन प्रति कूलम, फिर 3 न्यूटन प्रति कूलम, ऐसे ऐसे लगातार बढ़ रही है। यानी परिवर्तनशील चुंबक विद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो गया है। विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है। और विद्युत क्षेत्र चूंकि जब बदल रहा है तो जो करंट उत्पन्न होती है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो करंट उत्पन्न होती है, वही करंट है ये आपकी करंट आईडी, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब अगर हम ये कह देते हैं कि जो चुंबकीय यहाँ पर कि किसी क्लोज लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है, वो उस क्षेत्र से घिरी हुई नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता, नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, उचित नहीं होगा। अब हमें कहना पड़ेगा कि अपने पास तो दो तरह की करंट है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है कंडक्टिंग करंट, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब हम क्या कहेंगे कि किसी भी क्लोज्ड लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कंडक्टिंग धारा, यानी आप कह सकते हो कि जो है ये चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता है। क्या कहेंगे कि किसी क्लोज्ड लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस क्षेत्र से घिरी हुई कुल चालन धारा
तथा विस्थापन धारा का योग का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात जो चीज मैंने बोली वही चीज हम लिखें अगर यहाँ पर तो मुझे मिल जाएगा, ये जो एम्पियर का नियम था यही हमको फिर से मिल जाएगा। ये मिल जाएगा क्लोज लूप बी डॉट डी एल इक्वल टू आपको मिल जाएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, कौन सी करंट आईसी, और दूसरी करंट कौन सी आईडी। ये आईडी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वैल्यू यहाँ पे होती है, कहते क्या, विस्थापन धारा कहते हैं। तो इस तरह से अपने पास ये एक नया नियम आ जाता है जो एम्पियर का मॉडिफाइड रूल है, और इसी को क्या कहते हैं, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं। बात समझ में आया, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। और यही पद किसने छोड़ दिया था, एम्पियर ने। यही पद किसने छोड़ दिया था, एम्पियर ने छोड़ दिया था, जिसके कारण पहली स्थिति जब हम यहां पर देख रहे थे, पहली स्थिति जब हम यहां पर देख रहे थे तो वो गलत आ रहा था। और अब चलो फिर से वही चीज करते हैं कि क्या ये वास्तव में ये समीकरण सही है। जहां पर एम्पियर लॉ फेल हो जाता था वहां पर हम चलते हैं, चेक करके देखते हैं कि वहां पर ये लागू होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल देखेंगे। अब देखिए आप यहां पर देखिए, अगर हम ये, अब अपने पास ये समीकरण हो गया। चलिए पहली स्थिति की बात करते हैं। बिंदु P पर अगर हम देखें, बिंदु P पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हम देखो कैसे निकालते हैं। क्या यहां पर कंडक्टिंग करंट है, क्या यहाँ पर कंडक्टिंग करंट है, बिल्कुल कंडक्टिंग करंट है। आईसी ही इसको छेद करके निकल रही है। केवल जब इस पूरे इस क्षेत्रफल हमने कैसे माना है, क्षेत्रफल हमने प्लेट के जैसा माना है। तब पहले प्लेट के जैसा माने थे ना, तो प्लेट के जैसा मानते हैं पहले। तो प्लेट के जैसा जब मान रहे हैं तो हम देख रहे हैं कंडक्टिंग करंट जो है इस प्लेट को छेद करके आईसी जो है निकल रही है। यानी हाँ, अपने पास आईसी करंट है और आईसी ही आई है, आईसी ही आई है। क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट है, क्या यहाँ पर विस्थापन धारा है, नहीं, विस्थापन धारा यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो नहीं रहा। मतलब जो भी यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो एक फिक्स पॉइंट है, मतलब जो भी लग गया एक बार विद्युत क्षेत्र वही है। लेकिन यहाँ पर परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर आईडी क्या हो जाएगा, पहले केस में आईडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आईसी ही क्या होगी, मेन धारा होगी, आईसी बराबर आई होगा। समझ रहे हो ना। तो ये चीज अपना जब यहाँ पे लाके रखेंगे तो अपना देखिए अपने पास यही चीज मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगा ना। जैसे ही आईडी 0 करे फिर से वही यही मेन वाला बन गया जो एम्पियर ने पहले दिया था, है ना। और उसके बाद में दूसरे केस पर आते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, इस तरह का क्षेत्र ले लिए, लोटे वाला क्षेत्र ले लिए। तो लोटे वाला क्षेत्र लिए तो क्या यहाँ पर आईसी है, लोटे वाला क्षेत्र लिए तो क्या आईसी है, नहीं है, क्योंकि आईसी छेदना चाहिए उस क्षेत्र को जिस क्षेत्र को आपने लिया है। तो यहाँ पर लोटे में तो खुला होता है, उसको कैसे छेदेगी है। तो यहाँ पर कोई करंट आईसी नहीं है, आईसी बिल्कुल नहीं है। तो आईसी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आईसी अगर आपका 0 हो गया तो यहाँ पर कौन सी करंट है, आईडी है, आईडी है। और आईडी है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आईडी। और आईडी का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, आईडी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। ये चीज अपने पास होती है, यानी डी फाई ई अपॉन dt होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होगा। और इस वैल्यू को हम उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे, कहाँ पे, इसमें। तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा भैया b डॉट डी एल बराबर हो जाएगा म्यू नॉट, और आई, इसी आई की जगह पे क्या होगा आपका, आईडी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आईडी हो जाएगा, यहाँ पे हम रखेंगे एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से हम लोगों को ये चीज मिल जाएगी और ये चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा कहाँ पर। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, यही तो आपका आई क्या है, यही है विस्थापन धारा, आईडी है, मतलब ये आई है। तो इसी जगह आप अपने पास हो जाएगा आई बटा आई म्यू नॉट आई, क्योंकि ये अपने पास ये है तो ये हो गया म्यू नॉट आई। और फिर से हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला तो हर बार वही आएगा ना यार, b टाइम्स 2πr। तो फिर से करंट अपना क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र आपका यहाँ पर क्या होगा, 0 नहीं होगा, b बराबर क्या मिल जाएगा, यही चीज। समझ रहे हो ना। यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और जो मैक्सवेल ने कहा उसको उन्होंने प्रूव कर दिया।